हेलो दोस्तों, मैं माई स्टेप से नेक्स्ट पार्ट में अब आपको पढ़ाऊंगी। हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने किया था नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड हमने किया था ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने देखा था कि इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक जो है इसके थे। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये हमने देखा था कि इसमें जो है एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरसेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके कितने पार्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के हम 4 पार्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कर सकते हैं लिथोस्फेयर, सेकंड कर सकते हैं हाइड्रोस्फेयर, स्फेयर और 4th बायोस्फेयर। फिर इसमें हम देखते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट कौन बनाते हैं? लैंड से बनेगा अपना लिथोस्फेयर वाटर, इससे बनेगा हाइड्रोस्फेयर एयर, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स ये मिलकर बायो। इन चारों से मिलकर हमारा बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट। इनके बारे में आप जो है क्लास 6 में पढ़ चुके हो, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब हम जो है इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है। तो लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट एंड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये है हमारे जो अर्थ की जो है एक सॉलिड क्रस्ट होती है। क्रस्ट यानी प्रॉपर्टी, कठोर जो प्रॉपर्टी होती है, और एक हार्ड कठोर टॉप लेयर होती है हमारी अर्थ पर, जो कि किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स, जो कि रॉक्स और मिनरल से बनी होती है। और ये सब रॉक्स और मिनरल्स का सोइल की एक जो पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, उससे कवर्ड रहती है। और ये जो लिथोस्फेयर है ये इरेगुलर सरफेस है हमारी अर्थ पर, और इस पर कई तरह के लैंडफॉर्म जो है यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है। इसमें हमें पूरा जो है लिथोस्फेयर मिलेगा। ये लैंडफॉर्म जो है कॉन्टिनेंट्स पे तो आप देखते ही हो, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, एशिया, अफ्रीका, वो सब उन पे तो देखते ही हो। इसके साथ ये जो माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब लैंडफॉर्म है, ये हमें ओशियंस फ्लोर्स पे भी मिलते हैं। जो महासागर के अंदर जो तलीय भाग होता है उसके अंदर भी हमें इस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। लिथोस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? लिथोस्फेयर जो है हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट, इससे ये सब हमें लिथोस्फेयर जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लिथोस्फेयर जो है सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, इसके अंदर कई खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, उनका भी ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो ये हमारा हो गया लिथोस्फेयर। उसके बाद में हम चलते हैं कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो कहाँ से आया है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है एनर या एनवायरोनेर, मीनिंग इसका है। और इसका अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है इसका? नेबरहुड यानी पड़ोस, ये इसका मीनिंग है। लिथोस्फेयर के बाद में इस आप जो है ये ड्राइंग देखिए, इसमें लिथोस्फेयर ये है, इसमें भली बातें दिखाया गया है। लिथोस्फेयर के बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किसे कहेंगे? द डोमेन ऑफ वाटर, जो वाटर का जो क्षेत्र होगा, जलीय क्षेत्र होता है, वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। इसमें भी वाटर में भी इसके वेरियस सोर्स होते हैं। वाटर के कौन कौन से होते हैं? रिवर, लेक, सी, ओशियन, ये सब जो है वाटर के सोर्सेज होते हैं, और ये सब मिलकर जो है हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। और ये हाइड्रोस्फेयर है, ये जो है एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये एक आवश्यक, बहुत आवश्यक जो है। फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर किसे कहेंगे? कि ए थिन लेयर ऑफ एयर, हमारे जो पृथ्वी पर एयर की एक पतली लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है हमारे चारों ओर, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है, ये इस एटमॉस्फेयर को बनाए रखता है, उसको रोके रखता है। और ये एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ प्रोटेक्ट एस, ये हमें प्रोटेक्ट करता है
एटमॉस्फेयर जो है किससे प्रोटेक्ट करता है ये हमें? यह हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज होती है ना, हानिकारक किरणें, और स्corching हीट मीन्स आने वाली गर्मी, ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। इसमें ये सब कई प्रकार की गैसेज है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, नियोन सब पाए जाते हैं। इसमें डस्ट, धूल के कण पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स और जलवाष्प भी पाई जाती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे चेंज होगा तो हमारी जो वेदर और क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है, हमारा जो मौसम है, उनमें भी चेंजेस होगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। अब यह हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट का। 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे ना हमने, एटमॉस्फेयर पढ़ लिए थे, हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिए था और लिथोस्फेयर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर। बायोस्फेयर हम किसे कहेंगे? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। प्लांट जो एनिमल है वो मिलकर क्या बनाते हैं या लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। और ये क्या है? यह इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to support life। जहाँ पे जो है यह एक हमारी पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, यानी एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ जो है लैंड, वाटर, एयर ये आपस में मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं ना। तो ये हो गया हमारा बायोस्फेयर। इसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम, कि ये इकोसिस्टम क्या है। इसमें आपके दिया हुआ है कि इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। यानी जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में जो है ईच अदर, आपस में जो है इंटरेक्शन होता है उनका। इसके साथ ही वह फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक जो फैक्टर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनके साथ भी इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये इकोसिस्टम बनाते हैं, इसकी क्या रीजंस है? बिकॉज दे ट्रांसफ़र, लिंक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स के द्वारा। ये जो है ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी और मटेरियल एक दूसरे को, इसलिए ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। इसके आधार पर आप डेफिनेशन बना सकते हो कि व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम, कि इन इकोसिस्टम ऑल लिविंग थिंग्स मेक रिलेशनशिप ईच अदर एंड दे मेक रिलेशनशिप देयर सराउंडिंग्स, इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इसमें ये सब दिया। रवि है वो जब एनसीसी कैंप में जाता होगा तब जैसी जो है वह जो है आश्चर्य से बोलती है कि व्हाट है हैवी डाउनपोर, कितनी जो है मूसलाधार बारिश होती है। और जो है अपने घर केरला है उसको याद करती है कि वहाँ पे भी ऐसे तेज़ बारिश होती है, वहाँ पे भी हरे भरे कोकोनट्स के प्लांटेशन वो सब पाए जाते हैं। तो हीरा फॉर जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स। और जो हीरा है जो कि से था वो कहता है कि हमारे वहाँ पे तो बारिश नहीं होती, वहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिलता है? कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। जहाँ तक आपकी दूर तक नजरें जाती है वहाँ जैसलमेर में है तो हमें केवल कीकर और सैंड ही देखने को मिलते हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। तब रवि बोलता है कि वहाँ हमें कैमल्स मिलते हैं। जो रेगिस्तानी बाग, जैसलमेर रेगिस्तान में आता है ना अपना, रेगिस्तानी बाग में वैसे भी कैमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आप चित्र देख सकते हो, ये दिया हुआ है, इसमें इकोसिस्टम बना दिया हुआ है पॉन्ड का। इकोसिस्टम सबके होते हैं, एक पॉन्ड होता है, तालाब का इकोसिस्टम दिया हुआ है, इसमें सब जो है प्लांट्स दिए हुए हैं। ये हाइड्रोस्फीयर है, ऊपर जो है एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और ये जो है एनिमल्स दिए हुए, ये आपस में जो है इंटरेक्शंस करते हैं, आपस में जो है रिलेशंस बनाते हैं और इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। फिर हीरा जो है वह बोलता है कि नो जस्ट कैमल्स, वहाँ पे कैमल ही नहीं पाए जाते। इफ़ यू विजिट डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट टू।
तो जो डेजर्ट में है हमें ये स्नेक्स, लिजार्ड, ये सब देखने को भी वहाँ पे मिले। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल द वेजिटेशन एंड द वे प्लेस टू प्लेस आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जो रवि है वो बड़ा जो है वंडर्ड होता है, जो है इन वेजिटेशंस होते हैं, ये पीपल्स होते हैं, ये सब जगह पे जो है अलग अलग जो है क्रियाएं करते हैं, सब जगह पे अलग अलग होते हैं। तो टीचर बोलता है ओ यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड कि ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वह अपने चारों ओर जो सराउंडिंग रहता है उनका जो एनवायरनमेंट डिपेंड होते हैं। वह डिपेंड क्यों होते हैं? बिकॉज देयर नीड्स टू एनर्जी एंड मटेरियल्स, इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो अपने सराउंडिंग डिपेंड होते हैं ही, इसके अलावा वे जो है एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द फॉर एन इकोसिस्टम, या आपके इकोसिस्टम आगे। इकोसिस्टम क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेक रिलेशनशिप ईच अदर एंड दे आल्सो मेक रिलेशनशिप देयर सराउंडिंग, वो हमारा इकोसिस्टम होता है कि वो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप तो बनाते हैं, इसके साथ साथ वे अपने सराउंडिंग में भी रिलेशनशिप बनाते हैं, वो इकोसिस्टम होता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, पॉन्ड। और ये जो इकोसिस्टम है ये केवल एक जगह नहीं होता, का अलग अलग हो सकता है। फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट है ना, उसका भी एक अलग से इकोसिस्टम हो सकता है, एक ग्रासलैंड का हो सकता है, एक डेजर्ट का हो सकता है, माउंटेन्स का हो सकता है, लेक का, रिवर का, ओशियन का, इन सब का, यहाँ तक कि एक स्मॉल पॉन्ड का भी अपना जो है इकोसिस्टम हो सकता है। ये आपने ये यहाँ देखा था ना, ये स्मॉल पॉन्ड है, इसका भी अपना एक अलग इकोसिस्टम है। इस प्रकार इकोसिस्टम जो है अलग अलग जगहों का अलग अलग हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे, हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिया, उसमें हमने पार्ट्स किए थे ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है? एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी थी ना, वो सब उसमें आते हैं। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो ह्यूमन होता है ना, वह ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो है मॉडिफाई करता रहता है, नीड्स के अनुसार, है ना, उसको चेंज करता रहता है, और कभी कभी तो वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो अर्ली ह्यूमंस था ना, पहले का मानव, वह उसने जो है अडेप्ट खुद को जो है नेचुरल सराउंडिंग के अनुसार खुद को ढाल लिया था, है ना। दे लीड ए सिंपल थी, फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट अराउंड देम। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो जो है फुलफिल्ड हो जाती थी, वो आसपास के नेचर से, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो उनके अनुसार ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता। लेकिन विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिएड। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, ज़रूरतें मानव की बढ़ी, तो उसकी नीड्स भी बढ़ने लगी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो है उसने नए जो वेज लर्न किए, है ना, और फिर उसने नए वे जब जो है लर्न किए, तो जो एनवायरनमेंट में भी वो चेंज करने लगा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उसने क्या सीख लिया? क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना, सेटल्ड लाइफ। और अब वह सेटल्ड लाइफ एक जगह, पहले वो घुमक्कड़ जीवन बिताता था, अब वह एक जगह रहना सीख गया। तो द व्हील वाज इन्वेंटेड। उसने व्हील का इन्वेंट कर लिया। सरप्लस फूड वाज प्रोडक्ट। अब जो है वो प्रोसीड बहुत ज़्यादा फूड का मात्रा में जो है प्रोडक्ट करने लग गया। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम भी हो गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो है ह्यूमन जो है थिंग्स का जो है लेन देन करता है ना, एक्सचेंज करता है, जिसमें नहीं होती, वो वस्तु के बदले वस्तु देता है और उसको मनी की नीड नहीं होती उसमें, तो वो होता है बार्टर सिस्टम। फिर बार्टर सिस्टम है वो भी चलन में आ गया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। व्यापार शुरू हुआ और
जैसे कॉमर्स है उसको भी जो है वो भी डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ, जो औद्योगिक क्रांति आई, अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, और कई बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशंस बिकम फास्टर, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था ना आने जाने का जो है उसका भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से विकास हुआ। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस, जो है सूचना में भी क्रांति आई। मेड कम्युनिकेशंस ईजियर एंड स्पीडली अक्रॉस द वर्ल्ड, का साधन था ना हो गया, अब इजी हो गया और वो तेज़ी से विकास हुआ। यानी मानव ने जैसे जैसे विकास किया, जैसे जैसे वो ग्रो हुआ, जैसे जैसे उसने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखा, तो उसने जो है एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई किया, और अब यहाँ तक स्थिति आ गई है कि अब उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय भी करने लग गए हैं, और डिस्ट्रॉय करने के कारण उसको इसके जो है कुछ नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। तो हैव यू एवर थॉट कि वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो है गर्मी के दिनों में वाटरमेलन, जो जूसी वाटरमेलन है वो क्यों अच्छा लगता है, और सर्दी के दिनों में रोस्टेड पीनट्स आपको खाना? बैलेंस इन नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। किसके बीच में? एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचर के बीच में एक ये बैलेंस जो है नेसेसरी होता होना चाहिए। और जब जब ये बैलेंस जो है परफेक्ट नहीं होता है, बिगड़ जाता है, तब जो है इसके नुकसान जो है ह्यूमन को, मानव को भुगतने पड़ते हैं। ह्यूमन मस्ट लर्न अ लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट हार्मोनियस वे। तो ह्यूमन को क्या करना चाहिए? उसको सीखना चाहिए, रहना चाहिए, एनवायरनमेंट का यूज करना चाहिए, लेकिन एक हार्मोनियस वे क्या होता है? यानी एक ही सुर में चलना, जिससे कि पर्यावरण को भी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, और मानव जो है वो पूरा कर सके। यानी एक सीमा तक ही उसको, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए। फिर इसमें क्या होता है आगे? जो नूरी है उसको जब पता चलता है कि अपसेट है, उसके जो प्लेग्राउंड था ना वो सारा जो चला गया है, वहाँ पे अब फ्लैट्स बन गए हैं। जब तुम्हारे ये जो वेकेशंस हो तो आप मेरे जो है उसमें विजिट करो, मेरे जो वहाँ पे आओ, प्लेस पे आओ, मैं आपको वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। टीचर भी कहता है आप गर्मियों की छुट्टियों में, वेकेशंस में जहाँ भी जाओ तो विज़िट करो, तो वहाँ के जो है आप ड्राइंग भी बनाओ। तो आप भी अगर वहाँ पे जाओ कहीं पे भी वेकेशन में, तो आसपास के जो एनवायरनमेंट को देखो और उसकी जो है ड्राइंग बनाओ। दोस्तों, मेरा ये जो है लेसन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले सबसे पहले मिल जाए। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।